नमस्कार। आद्यांतरा के वर्चुअल बैठक के फेसबुक दर्शकों को माधुरी सुबोध का हार्दिक अभिनंदन। हमारी आज की वर्चुअल बैठक का शीर्षक है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि से तात्पर्य शब्दों के सिपाही या शब्दों पर रचना करने वाले लेखक से है। आज के हमारे कार्यक्रम में जो लेखक हमारे साथ जुड़े हैं, अर्चना पेन्यूली, आप डेनमार्क से जुड़ी हैं और अभी अभी उनका एक उपन्यास छपकर लोगों के हाथों में आया है, अलकनंदा सुत। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और पिछले 3 दशक से अधिक समय से आप डेनमार्क में रहते हुए अपनी रचनाएं, कथा साहित्य, कहानी, उपन्यास इत्यादि का लेखन कर रहे हैं और जो काफी चर्चित है। पाठकों की एक लंबी श्रृंखला उसके पीछे उनकी सफलता की कहानी कहती है। आस्था नवल दूसरी रचनाकार हैं और युवा लेखक हैं। कविता, कहानी और अब नया उपन्यास अस्तित्व हमारे हाथों में है और वर्जीनिया यूएस में रहकर आप अपने विद्यार्थियों के साथ भारत के साथ भाषा और संस्कृति की दृष्टि से संबंध बनाए हुए हैं। सुषमा मल्होत्रा जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मुख्य रूप से कवि हैं, लेकिन कथा साहित्य की भी रचना की है, संस्मरण भी लिखती हैं, लेख भी लिखती हैं। पहले न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में हिंदी छात्रों के साथ जुड़ी हुई थी। अब सेवानिवृत्त होकर अनेक अन्य प्रकार के साहित्यकारों और विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हैं। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच नाम से प्रत्येक महीने के पहले रविवार को आप भारत और विदेशों में रहने वाले साहित्यकारों को जोड़ती हैं और इनके बीच एक मैत्री सेतु की भूमिका निभाती हैं। चौथी रचनाकार हैं दीप्ति अग्रवाल जी, जो विभिन्न गिरमिटिया देशों में घूमती हुई उनकी भाषा, साहित्य और इतिहास की छानबीन कर रही हैं और यही छानबीन कुली से कुलीन बनने का सफर नाम की उनकी जो ताजा प्रकाशित पुस्तक है उसमें हमारे सामने आती है। और ये केवल शोध निबंध ही नहीं है, बल्कि इसमें ये द्विभाषी ग्रंथ है। मूल रूप से उन्होंने इसकी रचना हिंदी में की है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी इस पुस्तक का प्रकाशन कई दृष्टियों से उसे महत्वपूर्ण बना देता है। और आज के संवाद में हम उनसे इन देशों, इनकी भाषा और संस्कृति के बारे में और विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले
आज सबसे पहले मैं अर्चना पैन्यूली जी को आमंत्रित करूंगी कि वे अपने अलकनंदा सुत के बारे में बताएं। अलकनंदा नदी जो है उत्तराखंड में बहती है, जैसा कि आप सबको मालूम है। और अलकनंदा सुत नाम से वहां के जनजीवन की एक छवि आपके सामने, पात्रों की छवि आपके सामने आ गई होगी, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। तो बातचीत की शुरुआत करते हुए अर्चना जी, आप बताएं कि आपकी लेखन यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। ये ऐसा प्रश्न है जो मैं सबसे जानना चाहूंगी, और बारी बारी से आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयं को तैयार रखें। अपनी नमस्कार लेखन यात्रा के बारे में। हाँ, नमस्कार माधुरी जी, और नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अध्यंतरा को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो अलकनंदा सूत मेरा पांचवा उपन्यास है, और जहां तक मेरे लेखन में बचपन से ही लिखती थी। कहते हैं कि ये लेखन और जो ये कलाएं हैं ये आपको विरासत में मिलती है। तो बचपन में जब थी तो मतलब जैसे जो हमारा जो कॉलेज था उसकी वार्षिक पत्रिका होती थी गुंजन, तो उसमें मेरी सामग्री हमेशा छपती थी। और मैंने किशोर अवस्था से ही तुकबंदियां शुरू कर दी थी। कुछ मैंने व्यंग्य वगैरह लिखकर मैंने सरिता में टाइप करके पिताजी से पैसे लेकर उनको टाइप करवाया, भेजा, वो स्वीकृत नहीं हुए। तो तुकबंदियां करके अपने आसपास के लोगों को मैं हंसाती भी थी। फिर मेरी शादी हो गई, मैं मुंबई गई, और वहां पर मतलब मैं वहां पर जब मुंबई में क्या है कि वहां की भाषा मराठी है। सब लोग मेरी हिंदी की बहुत तारीफ करते थे, विशेषकर मेरी लिखने वाली हिंदी को। तो वहां पर क्या था कि मुझे बहुत मौके मिले कि मैं राष्ट्रीय दिवसों पर, और जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, और उसके बाद डिबेट जो होती थी स्कूल में, उनके लिए मैं बच्चों को तैयार करती थी। तो सब लोग बहुत सराहते थे, कहता आप में तो लिखने का बहुत आपका टैलेंट है, और आप इसे लिखक मतलब नेशनल स्कूल के दायरे से बाहर निकलकर आप नेशनल मैगजीन्स के लिए लिखो। तो एक टर्निंग पॉइंट आया, 91 92 की बात है। तब कंप्यूटर नए नए आए थे। तो एक डिबेट था, इंटर स्कूल कंपटीशन था मुंबई में, कि क्या कंप्यूटर टीचर का स्थान ले सकता है, ये टॉपिक था। तो प्रिंसिपल को मालूम था मैं कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा अपने मतलब एक एक छात्र लड़की पार्टिसिपेट करी थी कि आप इसे तैयार करो। तो मैंने उस लड़की को तैयार किया कि भाई, और वास्तव में भाई मतलब एक दूसरा एक जीते जागते मानव का स्थान तो बिल्कुल नहीं ले सकता, और वो लड़की फर्स्ट आ गई इस कंपटीशन में। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे सराहना मिली स्कूल में, और कहा आप तो हिंदी में बहुत अच्छा लिखती है, तो आप थोड़ा मतलब नेशनल मैगजीन्स के लिए लिखे। तो मैंने दो कहानियां और दो आलेख लिखे। तो चारों वो एक साथ एक्सेप्ट हो गए। एक कहानी था मन भटक गया मेरी सहेली में, और एक एक कहानी उमंग, वो सरिता में, और जनसत्ता में मेरा आलेख, और सरिता में आलेख। तो जो वो चारों एक साथ एक्सेप्ट हो गए शुरुआती, और उस समय मैं हाथ से लिखती थी, टाइपिंग मतलब इतने कॉमन नहीं था, और कंप्यूटर तो था ही नहीं उपयोग में। तो वो मुझे उससे जबरदस्त एक मतलब आप कहोगे बहुत ही ज्यादा कुछ मिला, बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। उसके बाद मेरे काफी रचनाएं मेरी रिजेक्ट भी हुई है, सभी नहीं एक्सेप्ट हुई। पर जो वो चार जो एक्सेप्ट हुए शुरुआत में, तो उससे मुझे काफी काफी मेरा मनोबल बढ़ा, बहुत मुझे प्रेरणा मिली। फिर 97 में एक टर्निंग पॉइंट और आया लाइफ में कि मैं भारत से डेनमार्क आ गई। तो जब मैं डेनमार्क आई, तो हालांकि मैंने भारत में रहते हुए ही मैं जो राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में मतलब मैंने छपना शुरू कर दिया था, और जो मेरा पहला उपन्यास है परिवर्तन, वो भी मैंने भारत में रहते हुए लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मैं 97 में भारत से डेनमार्क आई,
तो लेखन को नए आयाम मिले। यहाँ मेरा जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी एक दूसरी संस्कृति से हुआ, दूसरे परिवेश से हुआ, यहाँ अपने इंडियन डायस्पोरा से हुआ। और मैं मुझे यहाँ आते ही स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई थी। तो मेरा स्कूल इंटरनेशनल स्कूल था, जहाँ पर मल्टीकल्चरल, मल्टीनेशनल जो बच्चे आते थे, तो उनके अभिभावक के साथ, स्टाफ के साथ। तो उस समय कहूँगी डेनमार्क आने से मेरे लेखन का फलक विस्तीर्ण हुआ और प्रवास के अनुभव मेरे नए आंकड़े बने लेखन के लिए। चलिए, ये तो आपकी लेखन के शुरुआत के दौर की कहानी है। अब सुषमा हाँ जी जी। बताएं कि आपके लेखन की यात्रा क्यों, कैसे हुई। जो कॉमन चीज है कि दोनों के जीवन के शुरुआती दौर में अध्यापन के व्यवसाय से आप लोग हाँ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो सुषमा जी आप बताएंगी आपकी लेखन यात्रा की शुरुआत का किस्सा क्या है। मेरी पहले तो मैं आपको, माधुरी जी, आपके अध्यांतरा मंच को, सभी को, आपको अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ, और सबको मिलकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मेरा जो है कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसके लिए तो कोई एक विशेष मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना है कि बचपन से लिखने का शौक था। तो मैं लिखती थी और मैं हैरान थी कि घर में बिना बताए मैंने पंजाब केसरी और एक जालंधर में एक और समाचार पत्र था जिसमें एक साहित्य कॉलम आता था, उसमें अपनी कविता भेज देती थी। तो पहली कविता, जहां तक मुझे विश्वास है, मैं 9वीं या 10वीं में पढ़ती थी, वो प्रकाशित हो गई, और उसका जो था शीर्षक अपरिचित। तो मैं वो समाचार पत्र, जब सच्ची बताऊं तो पिताजी ने जब देखा, तो वो उसमें एक आदमी का चित्र जैसे अखबार वाले बना देते हैं। तो पिताजी ने पूछा, क्या ये चित्र भी तुमने बनाया? तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम बहुत छोटी हो, तो अभी तुम ये पत्रिकाओं में भेजना और ये सब छोड़ो, पढ़ाई की तरफ करो, अभी तो हाई स्कूल भी नहीं किया है। लेकिन मैं लिखती रहो जो भी करना है, लेकिन क्योंकि फिर वो साहित्य जैसे सम्मेलन या साहित्यिक गोष्ठियां, संगोष्ठियों में बुलाएंगे, तो कहाँ उस समय जब हमारा समय था, तो इस तरह मेरी, जो अगर आप कहें, यात्रा शुरू हुई। लेकिन लिखना मैंने बंद नहीं किया। कॉलेज में जाकर भी मैं, जैसे आपने अर्चना जी बताया, वहाँ की कॉलेज की जो पत्रिका होती थी उसमें भी कविता लिखकर डाल देते थे, और वो अपने हिंदी के प्रोफेसर। लेकिन यहाँ पर हिंदी शब्द आते ही मुझे याद आ गया, मैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लिखती रही हूँ शुरू से ही। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही मेरी कविता, लेख और कहानी जो भी है, वो एक तरह से कलम चलती रही। तो जब मैं भारत में, देखिए, पढ़ाया और काफी ऊंचे पद पर, जैसे प्रिंसिपल बनना भारत में एक बहुत यंग एज में बन गई, लेकिन लेखनी बंद नहीं हुई। लेकिन मैं एक ये बताना चाहूंगी कि जो छायावादी कवि हैं अपने हिंदी के, उनको मैं बहुत प्यार से पढ़ती थी। उधर मुझे जो छायावादी अपने रोमांटिक पोएट से, इंग्लिश लिटरेचर के, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, उसको तो जैसे मुझे एक अंदर से आता था कि इनको पकड़ लूं, इनको मैं मिल लूं, जैसे एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती थी। महादेवी की हर कविता समझ नहीं लगती थी, लेकिन महादेवी से मैं मानसिक रूप से जैसे जुड़ना चाहती थी कि ये क्या है, क्यों ऐसा लिखती हैं। तो इस तरह मेरी लेखनी चलती रही। अब मैं समय के हिसाब से चलती हूँ आगे की, लेकिन जब शादी हुई तो पति को पता लगा कि ये तुम लिखती हो, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रोत्साहित ही किया, तुम लिखती रहो। प्रकाशन करने के लिए लिखना तो बंद कर ही दिया था। लेकिन जब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरे हस्बैंड के कोलीग थे, अगर किसी को नाम पता हो, डॉक्टर फकीर चंद शुक्ला, वो पिछले वर्ष हमें दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने वो बहुत ही
इस्टेब्लिश्ड एक कहानीकार, लेखक, कविता नहीं वो लिखते थे। उन्होंने मेरी कविताएं लेकर पंजाब की पत्रिकाओं में खुद ही भेजनी शुरू कर दी थी। वहां एक पंजाब सौरभ पत्रिका होती थी, और पहली बार मुझे शादी के बाद किसी पत्रिका में प्रकाशित होने पर कुछ धन भी मिला था, जैसे बहुत सरकार की बढ़िया, तरफ से बहुत बढ़िया। मिला था। हाँ, मैं और बहुत आस्था वो भी सिर हिला रही है। तो आस्था, मैं आप। जल्दी हाँ, से बता देती हूँ। उसके बाद जब मैं अमेरिका में आ गई, हाँ, तो जो मेरा जो लेखन है वो मैं अखिल विश्व हिंदी समिति के साथ जुड़ गई। तो हाँ। वहां पर काव्य गोष्ठी और ये सब, काव्य गोष्ठी होना, मिलना, और उसको उसमें अपनी कविता प्रस्तुत करना, तो वहीं से मुझे उन्होंने प्रोत्साहित किया कि तुम इतना लिख चुकी हो, अब प्रकाशित होना। उनकी पत्रिका सौरभ में, पत्रिका में तो होती हूँ, न्यूयॉर्क सौरभ पत्रिका में, लेकिन जो पहली पुस्तक थी वो मेरी उनके प्रोत्साहन से ही प्रकाशित की गई थी। तो बस यहीं पर मैं अभी, मुझे लगता है समय के अनुसार मैं इतना ही कहना चाहूंगी। चलिए आस्था जी, आपसे भी वही किस्सा सुनना चाहते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई आपके लेखन की जी। यात्रा। बहुत छोटी उम्र में नमस्ते। आपने लिखना शुरू कर दिया था, जहां तक मुझे जी, ख्याल है। हाँ। तो सबसे पहले तो क्योंकि आप सब जानते ही हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर हरीश नवल, मम्मी स्नेह सुधा नवल, और उनके साथ उठने बैठने वाले लोगों में माधुरी सुबोध जी जैसे लोग। तो मुझे लेखन, मैं बड़े गर्व से कहती हूँ, विरासत में ही मिला है। क्योंकि हमारे घर जब ऐसे प्रबुद्ध जनों की भी बात होती थी, तो अगर कोई एग्जाम्पल भी देना है तो पापा मम्मी कबीर का दोहा कहते थे, और फिर उसको काटते हुए मम्मी कहती थी पर उसने तो ऐसे कहा था। तो कब लिखना शुरू किया और कब प्रोत्साहन मिला, इसकी कोई डेफिनेटिव एज नहीं है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे माहौल में बड़ी हुई जहाँ मुझे सच में समझ नहीं थी कि मैं कितने बड़े लोगों से मिल रही हूँ, कितने मेरे नाना जी विजेंद्र स्नातक थे, उन सब के ये छात्र थे। तो उनके घर में भी जब जाते थे तो ऐसी ही गोष्ठियाँ होती थी। कई बार उनको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने आती थी, तो ऐसा लगता था कि कुछ हम भी लेखक बन जाएं तो कुछ बड़ा रुतबा हो जाएगा शायद। पर मैं सोचती बहुत थी बचपन से, और मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने एक कविता लिखी थी अपने दादाजी पे, जैसे बच्चों की होती है, दादाजी भाई दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी। मेरे दादाजी नहीं थे, मेरे पर दादाजी थे जिनको मैंने देखा। उन पे कविता लिखी थी। उसके उसका इतना प्रोत्साहन मिला घर में कि लगा पता नहीं हमने तो क्या फतह कर लिया या कौन से हिमालय पे चढ़ गए। तो बस अपने आप लिखना शुरू कर दिया, कविताएं ज़्यादा लिखती थी। कॉलेज में आके कहानी लिखी, और एक बार कहानी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो साहित्य अमृत की नेशनल प्रतियोगिता थी, उसमें द्वितीय पुरस्कार मिला। तो थोड़ा वहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा हुआ कि मैं कहानियाँ भी लिख सकती हूँ। और कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उपन्यासकार बनूंगी। लेकिन जैसा सुषमा जी ने कहा शादी के बाद, अर्चना जी ने कहा विदेश जाने के बाद, वैसे ही जब मैं दिल्ली का अपना बहुत भरा पूरा साहित्यिक माहौल छोड़कर अमेरिका एक बिजनेस परिवार में आई, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कितनी कमी महसूस होगी। और काम करने के लिए वो नहीं था वीज़ा। घर में रहती थी, सब लोग चले जाते थे, संयुक्त परिवार में आई थी, और कहानियां, पात्र मन में फिर गूंजने लगे। और ऐसा नहीं हुआ कि विदेशी पात्र गूंजे। अ, अपनी मिट्टी की याद जब मिट्टी से दूर हुए तो ऐसे हुक उठाते हुए आई। और माँ के प्रति, और सिर्फ माँ नहीं, सारी स्त्रियों के प्रति ये सोच कि कैसे हम विस्थापित कर दिए जाते हैं। और मैं क्योंकि विदेश गई थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरा दुख बहुत बड़ा है कि मैंने अपना पूरा देश छोड़ दिया। लेकिन फिर ये मंथन चलने लगा कि सब स्त्रियां अपना घर तो छोड़ती ही हैं, चाहे वो दो घर दूर जाएं। और ऐसे सवाल मेरे मन में पनपने लगे, एक कहानी शुरू करी, क्योंकि ये हम
इस पुस्तक पे चर्चा करने के लिए हुए हैं, इसी की बात बता रही हूँ कि कहानी आई और फिर वो पात्र बढ़ते गए। मन में ऐसे आ, हिलोरें सी उठती थी कि नहीं, मुझे इनको बढ़ाना है, मुझे इनको बड़ा करना है। और ऐसे उपन्यास की रचना शुरू हुई। लेकिन रचना को 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल लगे, क्योंकि बीच में मैं एक नहीं 2 बार माँ बनी और घर बनाने की जद्दोजहद शुरू हुई। संयुक्त परिवार से निकले, अपना घर बनाना था। और बहुत बार लेखन ना के बराबर हुआ, कई कई साल बीत गए। पर उन पात्रों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मेरे दिमाग में हमेशा गूंजते रहे। तो हाँ, कविता लिखना मेरे लिए बहुत सहज आया। उपन्यास लिखना एक नया अनुभव था। और हर कविता पे पहले थपथपी मिलती थी, माँ का प्यार मिलता था। जब उनसे दूर हो गए तो उपन्यास को तो मैं सुना नहीं सकती थी रोज 1 पेज या 2 पेज। तो उसका लिखने का जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत एकाकी भी था। और ऐसा लगा कि मुझे उन पात्रों ने बहुत कुछ सिखाया। बहुत सुंदर। और दीप्ति जी, अब आप संबोधन कीजिए सबसे कि आपका लेखन कैसे शुरू हुआ। सभी को सादर अभिनंदन। माधुरी सुबोध जी और सुषमा जी का बहुत आभार, जिन्होंने मुझे माधुरी जी से मिलवाया। और आद्यांतरा ग्रुप स्वाति जी का बहुत आभार। देखिए, मेरा लेखन अगर प्रकाशन से हट जाऊं मैं, तो मैंने जब मैं 8th क्लास में थी तो पहली कविता लिखी थी दहेज के ऊपर। हमारी अरे जो वाह। स्कूल की, छोटा सा स्कूल था, छोटी सी जगह से आई हूं मैं। और वहाँ जो हमारी टीचर थी वो बहुत हमें प्रमोट करती थी कि आप कुछ ना कुछ लिखें। कहीं लेकर भी जाती थी पिकनिक पर तो कहती थी शाम को इसका विवरण लिख के दें। तो ये जो बीज था वो उन्होंने डाला। और मेरे घर में सब साइंस वाले थे, आर्ट्स में मैं ही थी। तो मेरी तो हंसी हाँ। उड़ाते थे कि आर्ट्स में पढ़ती है and ये वो सब। मेरी रुचि उसी में थी। तो मैंने वो पहली कविता लिखी जो पत्रिका में छपी थी, स्कूल की। उसके बाद एक, जब 84 में, जब मैं 10th में थी, तो 84 में जो सिख और दंगे हुए थे, तो ब्लू स्टार ऑपरेशन पर एक लेख लिखा था। तो वो स्कूल की पत्रिका में छपा था। बस उसके बाद तो डायरिया लिखती थी, क्योंकि उस समय माता पिता से बहुत अपने मन की बात कह नहीं पाते थे। तो वो जो भी उथल पुथल होती थी वो डायरियों में निकलती थी, जो कि शादी से पहले आधी से ज्यादा डायरिया तो शायद इधर उधर हो गई, आपकी या आवाज वो कट रही है दीप्ति संभाल जी। के हाँ, आपके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम मुझे लग रही नहीं है। रखी। चलिए। और फिर शादी हो गई। लेकिन स्वांते सुखाए, 1 मिनट दरवाजा खोल देती। अब बताइए, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही बेटर है? है। हाँ जी। जी। अब आवाज आ रही है? आ हाँ रही है। जी। तो आ बस रही। वो स्वांते सुखाए के लिए डायरियों में लिखना चलता रहा, जो छपा नहीं, जो अब छपवा रही हूँ धीरे धीरे निकाल निकाल करके। अच्छा, और चलिए, बढ़िया फिर है। मैंने 20, हाँ हाँ, जी, और कहीं ना 20 साल कहीं के, हाँ जी हाँ जी, आप बोले। मैं ये कर, लगभग सभी लोगों ने इस बात को माना कि लिखना शुरुआती दौर से चल रहा था, लेकिन हाँ प्रोत्साहन मिला है जब वो प्रकाश में आया। तो एक तरह हाँ से जी हाँ जब जी। पाठक मिलते हैं तो लेखक हाँ, का उत्साह बनता है। तो आप बनता है, सब हाँ ये जी हाँ जी बताएं कि आपकी कौन कौन सी रचनाएं, संक्षेप में, कि कौन कौन सी हाँ जी। रचनाएं प्रकाशित हुई, और जब पहली बार प्रकाशन हुआ तो पाठकों की क्या प्रतिक्रिया रही, उस प्रतिक्रिया ने आपको उत्साहित किया या हतोत्साहित किया, और उसकी प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया में आप लोगों ने क्या किया। अरे यानी वाह। अगर चलिए। प्रोत्साहन मिलता है तब भी आपने क्या किया, अगर ऐसी टिप्पणियां मिली जिससे आपका मन टूटा या उत्साह बुझा, तब आपने क्या किया, मैं ये जानना चाहूंगी। आप मेरे से बताएं कि पूछ रहे हैं? कौन शुरू करे। हाँ, नहीं, हाँ आस्था आपने शुरू किया है, आप ही कीजिए, हाँ जी आगे बात को बढ़ाइए। जी, तो मैंने बहुत ही, क्योंकि बचपन में मेरे पास प्रोत्साहन की कमी नहीं थी और ऐसे दिग्गजों से प्रोत्साहन मिलता था। मेरे नाना जी ने जब मेरी कोई कविता सुनी तो बहुत खुश हुए। और जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आपका पूरा
दुनिया आपका परिवार होती है, और आपको लगता है कि अगर मेरे परिवार वाले मुझसे प्रसन्न है तो बस पूरी दुनिया मुझसे प्रसन्न है। और मुझे बहुत 19 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे लेख लिख लिए थे जो हिंदी अकादमी की पुस्तकों में छपते थे, जो और पत्र पत्रिकाओं में छपते थे। तो मेरे पिताजी ने, मैं अपने आप उसका श्रेय नहीं लूंगी, मुझे कहा कि उनका कलेक्शन बनाओ। और ये जब मैं 21 साल की थी तो आस्था की डायरी नाम से, ये जैसा आपने, दीप्ति जी ने कहा था शायद कि मैं डायरियां लिखती थी, डायरी में लिखती थी, तो वैसे ही हाँ। अगर मैं अस्पताल गई तो वहां पे जाके मुझे कैसा लगा, किसी अनपढ़ से मिली तो कैसा लगा, अपने परिवेश से इतर जब दूसरों को जानना शुरू किया तो वो मनोभाव लिखती थी। कविताएं लिखती रहती थी, और फिर उसके बाद उनका संकलन पहला आया था लड़की आज भी, 2006 में। इसके बाद मेरी शादी हुई थी, और शादी के बाद बहुत दुखी कविताएं मैंने लिखी थी। और वो 2016 में विस्थापित मन, जिसमें ज्यादातर माँ की याद से जुड़ी कविताएं हैं, और साथ साथ उपन्यास चल रहा था। और जहाँ तक हतोत्साहित होने का वो है, तो एक ही बार मुझसे अमेरिका आने के बाद किसी ने पूछा था कि तुम लिखती क्यों हो। इससे पहले कभी किसी ने नहीं पूछा था, जब भी लिखा गया था तो बोला गया था वाह बेटा और लिखो। मेरे पास कुछ भी जवाब नहीं था, मैं एकदम अवाक सी खड़ी रही। और फिर सामने से दूसरे व्यक्ति ने कहा था, लिखना रोटी देता है। तो हाँ, वो एक पल था जो मुझे बहुत, जिसने रुधा दिया था कि अरे रोटी तो नहीं देता। फिर उसके बाद खूब साल मेहनत करी थी पर कविता छोड़ नहीं पाई, तो मुझे समझ में आया कि लिखना मुझे अपने आप से मिलने का जरिया बताता है। बहुत बड़ी रोटी बात दे है। या ना हाँ, दे, आत्म लेकिन साक्षात्कार का एक जी, माध्यम है लेखन। जी, और तो मेरे ख्याल शायद में हर मेरे लिए लेखक लिखना के मुझे लिए ये सांस देता महत्वपूर्ण है, है। जीवन हाँ, देता है। बहुत बढ़िया। अर्चना जी, आप बताइए। माधुरी जी, मैं ये कहूंगी कि मेरा एक कहानी 1998 में, लक्ष्मी कहानी, जब मैं हम्म, डेनमार्क आ गई थी, वो हम्म, मेरी प्रवास की पहली रचना है। हम्म, और वो जब मैं आई, जैसे अभी आस्था जी कह रहे, उन्होंने इंडिया में बहुत लोगों को मिस, जब वो अमेरिका गई बहुतों को मिस किया, ऐसे मैंने भी जब मैं 97 में डेनमार्क आई, मैंने सबसे ज्यादा मिस किया अपने घर की बाई को। बिल्कुल जो बिल्कुल। वहाँ सारे सबसे ज्यादा काम खुद मैंने, करने पड़ते हाँ, होंगे। मैंने उन्हें मिस किया, तो उनके ऊपर मैंने नाम बदल दिया है, तो लक्ष्मी नाम मैंने बदल दिया। तो अपनी बाई के ऊपर मैंने लक्ष्मी कहानी लिखी। और मुझे बहुत वो कहानी, मतलब वो मील का पत्थर है, माइलस्टोन है मेरा जो राइटिंग कैरियर में। वो हम्म, कहानी सबसे ज्यादा पसंद की गई। उसमें मैंने विदेश आकर एक चीज महसूस करी कि यहाँ पर 1 महीने की सैलरी से हमने पूरा घर सजा दिया, लेकिन हम लक्ष्मी जैसे सेवकों को यहाँ नहीं खरीद सकते, जो जी, हम भारत में जो अफोर्ड कर सकते थे। तो उसमें एक डायलॉग था जो कई लोग अभी भी यूज करते हैं कि मैंने ये लिखा, लक्ष्मी, तुम हमारी वहां सेविका इसलिए नहीं थी कि हम अमीर थे, हमारे पास ज्यादा पैसा डेनमार्क में है, भारत में तो कुछ भी नहीं था। हम इसलिए तुम्हारी सेवा को, तुम्हारी जैसी सेविकाओं को या सेवक को हम अफोर्ड कर सके, क्योंकि तुम गरीब थे। तो ये डायलॉग लोगों ने बहुत पसंद किया, और आज भी लोग इसको कई बार कहते हैं। उसके बाद, हाँ, जैसे अभी आस्था जी ने एक चीज बहुत अच्छी कही, वह हिंदी लेखन से तो कुछ आ ही नहीं है, कुछ भी नहीं, हम लिखते क्यों है। ये तो है कि बार बार अब लिखना ही काफी नहीं है, एक ढंग का पब्लिशर खोजना, उसे पब्लिश करना, फिर उसकी मार्केटिंग करना। और मैंने एक चीज और महसूस किया कि आजकल जो पब्लिशर्स है, वो सब कुछ लेखकों से अपेक्षा कर रहे हैं, और प्रूफ रीडिंग भी नहीं कर रहे ढंग से, जो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो छप गया, प्रूफ में जो गलतियां रह गई वो भी लेखकों के ऊपर आ जाती है। और उसके बाद जो मार्केटिंग भी है, लेकिन फिर भी हम सतत लिखते रहते हैं, कईयों की हमें आवाज बनना पड़ता है। कुछ तो लोग मुझे खुद कहते हैं, अपनी कहानियां देते हैं कि आप लिखो मेरे ऊपर, तो कईयों की आवाज बनना पड़ता है।
और कई लोग जो क्रिटिक होते हैं वो कई बार मुझे बताते हैं कि मेरे उपन्यास में क्या खूबियां है जो मैं खुद नहीं जानती और क्या कमियां है। तो जब वो कमियां की और जैसे अलकनंदा सूत अभी प्रकाशित हुआ तो एक युवा ने इसकी समीक्षा लिखी, एक सुरेश मिश्रा जी ने। तो उन्होंने एक चीज कही कि तुमने कि केवल इसमें शिवानंद ही काफी मतलब उभर कर आया है, उसकी बेटियां उभर कर नहीं आई। और फिर आपने 1940 का दशक उठाया है, उस समय देश और दुनिया में कितनी उथल पुथल मची थी और आप एक परिवारी तक मतलब एक मतलब वहीं पर ही आप केंद्रित रही। तो ये भी इन्होंने चीजें बताई, इसकी काफी इन्होंने प्रशंसा भी की जो उसमें खूबियां थी। तो उससे मैं प्रेरणा लेती हूँ, मैं हतोत्साहित नहीं होती माधुरी जी। मुझे कोई मेरे उपन्यास में कोई बताता है कमियां, मैं उससे प्रेरणा लेती हूँ बहुत अच्छी बात है। और आगे और मतलब आने पता वाली चलता है। रचनाओं में, आगे की रचनाओं में आप उन कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। हाँ, कमियों को सुधारती हूँ। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। सुषमा जी, हाँ आपकी जी। थोड़ी सी धूप अभी प्रकाशित हुई है, मेरे ख्याल है तीसरा संकलन था आपका। हाँ जी, हिंदी का तीसरा संकलन है। हिंदी हाँ जी। का तीसरा संकलन। तो आप बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है जब आप इनसे, पाठकों से, कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया पाती हैं, तब कैसा लगता मैं हाँ, ये सचमुच, मैं अगर आप कहें मुझे, मैं अपने आप को इस बात में भाग्यशाली समझूं या प्रभु का आशीर्वाद समझूं कि मैंने जहां भी लिखा, अगर उसको मैंने प्रकाशित करने के लिए नहीं लिखा, है? लेकिन डायरियों में बहुत लिखा, जैसे आस्था कहती हैं, और उन्हीं की सहायता से आगे। ये मेरी पहली पुस्तक जो थी, यह अखिल विश्व हिंदी समिति अंजलि भरपुष्प, इसका भी श्रेय मैं मौका मिला था मुझे हमारे एक्स प्रेसिडेंट हिज हाइनेस श्री वेंकट रमन जी से। तो हम्म। उन्हीं को, उनसे ही लेकर मैंने जो आगे ये कविता, एक पहली कविता है, फिर उन्होंने फूल दिए थे तो उसी से लेकर लिखी थी। लेकिन इसमें मेरी बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो कि भारत से आकर, जैसे आस्था ने कहा, देश को छोड़कर माँ की याद में, आपको बहुत सी कविताएं इसमें मिलेंगी। फिर यहाँ पर आकर भाषा के लिए भी बहुत से सवाल उठते थे। और मैंने अमेरिका में आकर ये देखा, मैं अभी थोड़ी सी धूप पे आती हूँ 1 मिनट के लिए, कि अमेरिका में आकर लोग ये जानना चाहते हैं, आप कहते हो मैं भारत से हूँ, लेकिन कहाँ से हो? ये प्रश्न उनका नहीं हटता, कि पंजाब से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो। आप समझ सकती हैं मैं इसमें क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन मुझे जो एक स्वभाव मिला, मुझे बहुत एक जैसे स्वप्न था कि मैं कभी प्रकृति में रहूं। जैसे मैंने कहा, जब मैं कवियों को पढ़ती थी तो मन होता था कि कैसे लिखते हैं। तो मुझे 4 वर्ष कुल्लू में रहने का, हिमाचल प्रदेश में रहने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। तो आप देखेंगे मेरी कविताओं में आपको प्रकृति बहुत दिखेगी, मिलेगी। तो अब मैं, लेकिन जो आप कहते हैं, मुझे किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी कविता अच्छी नहीं है, क्यों लिखती हो। ये देखिए, सुनने वाले को अगर पसंद आ गई तो उसने आज तक नहीं कभी किसी, सब लोग, बल्कि जो पहली पहली कविताएं आकर लिखती थी, एक कविता थी माँ के जाने के बाद, वो भारत से आती थी फिर चली जाती थी, उस पर वो कविता मेरी यहाँ पर बहुत लोग सराहते हैं अमेरिका में अभी भी। वो वन ऑफ जो सबसे पहली कविताओं में से मैं पढ़ने में, फिर मेरा देश, मेरी भाषा, मेरा देश, मेरी ऐसी कविताओं को लेकर लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया। लेकिन मैं कभी अपने आप को दुखी नहीं करती थी और आगे चलती थी। अब आपने मुझे ये जो मेरी तीसरी जिसका अभी विमोचन भारत में अक्टूबर में प्रकाशित हुई, और अक्टूबर नवंबर में, थोड़ी सी धूप, मैं 1 मिनट लेके इसके बारे में बताना चाहूंगी। ये जो आप कवर देख रहे हैं ना, ये मेरी अपनी फोटो खींची हुई है। तो और ये फोटो की जो हिस्ट्री है, थोड़ा सा बता देती हूँ। ये 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण लगा था। तो अमेरिका में उन्होंने हमें बताया था कि इस जगह बैठोगे तो आपको चंद्रमा सूरज के आगे से जाता दिखाई देगा। तो हम लोगों को स्पेशल ग्लासेस मिल गए, तो लगा के हम सब लोग वेट, देखते रहे देखते रहे देखते रहे। तो मैं ले चल जब जब बिल्कुल चंद्रमा, कभी आपको अगर अवसर मिले, जो चंद्रमा बिल्कुल सूरज के सामने है,
वो है। तो उसी दिन मैंने वहां बैठ के एक कविता घर जाके लिखी थी, थोड़ी सी धूप। तो और जब इस पुस्तक को मैंने संग्रहित करने का सोचा, जब सोचा कि इसको प्रकार, अब इतनी कविताएं हो गई हैं, तो मैंने इसका जो शीर्षक है पुस्तक का, वो थोड़ी सी धूप लेकर ही किया है। और और इसमें अधिकतर कविताएं जो हैं, ये 2000, जब ये कोविड के पीरियड के टाइम पे, जब बिल्कुल हम बंद हो गए थे, अधिकतर, सारी नहीं, कुछ कविताएं पहले भी लिखी हुई हैं, तो वहां से उस समय की ज्यादा कविताएं हैं, जिसमें आपको कुछ कोविड की जो फीलिंग्स हैं, वो भी एक अनुत्तरित शब्द जो हैं कि कुछ कह नहीं पा रहे थे, इतने हम एकदम बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे, वो भी कविता है। लेकिन अगर माधुरी जी आप कहें तो मैं दो पंक्तियां थोड़ी सी धूप की पढ़ देती हूँ। सुनाइए, जरूर जरूर, सबको बिल्कुल, अच्छा मैंने, लगेगा। हाँ, हाँ जी, मैं एक एक पेज खोल दूं। पेज अभी रखा था लेकिन वो निकाल दिया दिखाने के समय। तो थोड़ी सी धूप का मतलब, मुझे ये जो कवर है उसको लेकर और उस थोड़ी सी धूप कविता से लिखी। तो मैं पहले ही वाला इसका जो पद है वो पढ़ दूंगी, फिर अंतिम ज्यादा नहीं पढ़ूंगी। कि उदय हुए तुम और अंधेरा छटा, उदय हुए तुम और अंधेरा छटा, अब कोई भी जल्दी न मचाना। अक्सर जब सूरज आता है, धीरे धीरे चल प्रकाश फैलाकर मन की खुशी एकत्रित करवाना, मगर अस्त होने से पहले, मगर अस्त होने से पहले मुझे थोड़ी सी धूप देकर जाना। तो इसको, शुक्रिया। इसके लंबी कविता है तो मैं अंतिम बंद पढ़ देती हूँ समय के लिए, समय सबका। चांद ने मार्ग अवरुद्ध किया, चांद ने मार्ग अवरुद्ध किया, तब सूर्य को था ग्रहण लगा, तब तब सूर्य को था ग्रहण लगा, पूर्णता के पथ के बाहर से आंशिक सूर्य ग्रहण दिखलाना, आंगन में मेरे यूं ही सदा थोड़ी सी धूप देकर जाना, थोड़ी सी धूप देकर जाना। तो ये इस कविता के लिखने के बाद फिर ये मेरी पुस्तक का शीर्षक भी थोड़ी सी धूप। धूप, हाँ, शीर्षक रहा। बिल्कुल, हाँ जी। कुली से कुलीन बनने का सफर, दीप्ति जी, बहुत लंबा रहा और बड़ा कठिनाइयों से भरा रहा। पुस्तक में आपने शोध के अलावा पेंटिंग्स का भी इस्तेमाल किया है। वो आइडिया क्यों कराया, उसका क्या फायदा रहा? मुझे सुषमा जी की बात याद आ रही है, जब वो कहती हैं कि लोग मुझसे पूछते थे कि तुम कविता क्यों लिखती हो। अक्सर बहुत से कवि लोग या लेखक लोग अपना परिचय देते हैं कि मैं लिखता हूँ, मैं लेखक हूँ। तो लोग कहते हैं नहीं, तुम काम क्या करते हो ये बताओ। तो लेखक होना अपने आप में पूरा प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि उससे रोटी नहीं मिलेगी, बहुत कम लोगों को मिल पाती है। तो इसलिए लोग पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो। लिखना जैसा कोई काम नहीं है। तो काम के अलावा आपने पेंटिंग भी की है, लिखी भी है, और पेंटिंग का भी इस्तेमाल किया है। इसके पीछे क्या राज है? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को, जी। दीप्ति जी। हाँ, हाँ जी, हाँ। मैं ब्रीफ में बता दूं कि जो मेरा विषय है वो इंडेंचर लेबर, जो सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस जो लेबर गए थे, तो मैंने इसी पे पीएचडी की है। और ये एक मेरा अचीवमेंट है कि मैंने 56 जी करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए इसलिए बड़ी बात थी कि मैंने 20 साल बाद पढ़ाई शुरू की थी और पीएचडी मैंने जो ये कंप्लीट की है। तो इस विषय को जब मैं रिसर्च कर रही थी और मैं उन देशों में जब गई और वहां के लोगों से मिली, तो उनकी जो कहानियां थी, दादा परदादा की, जो दादियों की, जो औरतों की, तो उन्होंने मुझे बहुत उद्वेलित किया और पढ़ते पढ़ते कविताओं की शुरुआत हुई। तो मेरे पास बहुत सारी कविताएं इकट्ठी हो गई थी जो कि एक तरह से दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंटेड है, रियल स्टोरीज पर हैं। तो एक बार लंदन में जब मैं अपने रिसर्च के लिए गई थी, तो लंदन में एक म्यूजियम में घूम रहे थे, तो वहां पर बहुत सारे गलीचे लगे हुए थे जिन पर ऐसे वो गलीचों पर जो कढ़ाई की हुई थी, तो जिसमें कोई गांव का सीन था, कोई राजा महाराजा का सीन था, लेकिन वहां लिखा कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा, अगर यहाँ दो लाइनें भी लिखी होती तो हमें ये पता चल जाता ये कौन से देश काल की कहानियां हैं।
तो जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने मेरे हस्बैंड से फिर कहा, मैंने कहा सुनो, मेरे पास सारी सच्ची कहानियां हैं जो मैंने कविताएं लिखी हैं, अगर मैं उनके ऊपर पेंटिंग बनवा लूं तो वो कितनी बढ़िया हो जाएगी, और रिसर्चर्स के लिए और देखने वालों के लिए वो ऑडियो विजुअल वाला जो काम हो जाएगा, इतना ऐसा हो जाएगा। तो फिर ये इस तरह से पेंटिंग का ख्याल आया था। और वो आपको पता ही है, जब कोई ख्याल आता है आप लग जाते हो उसके पीछे। तो फिर मुझे एक मिले जो मेरे लिए काम करते हैं, और फिर मैंने उनको पूरी जो हमने वहाँ फोटोज खींची थी ट्रिनिडाड, सूरीनाम, मॉरिशस में, उन फोटोज को और वहाँ की वहाँ के आर्काइव से जो इकट्ठा किया था, उनको कोलैबोरेट कर करके फिर मैंने पेंटिंग्स बनवाई हैं, एक एक पोयम को। तो मेरी एक एक पोयम के ऊपर जो पेंटिंग है वो पोयम को डिपिक्ट करती है। और उसका जो मुझे फायदा ये मिला कि मैं 25 से ज्यादा एग्जीबिशन लगा चुकी हूँ, और ट्रिनिडाड और मॉरिशस में मैंने बहुत सारे लोगों के आंसू पहुंचे हैं उन कविताओं को पढ़ते हुए और उन पेंटिंग को देखते हुए, और वो मेरे को बहुत आशीर्वाद देते हैं। बहुत सुंदर। सुषमा जी हिंदी के साथ अंग्रेजी में लिखती हैं, और आपने इस ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में किया। तो ये ट्रांसलेशन का आइडिया, इसके पीछे विचार क्या था? इसके पीछे विचार ऐसा आया कि जब हिंदी में जब छपा तो यहाँ भारत में तो सब देवनागरी पढ़ लेते हैं, तो यहाँ सबने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन चूंकि मेरा बहुत विदेशों में बहुत रहना हुआ रिसर्च के लिए, तो वो जो मेरे जो सारे मित्र हैं वो ये कहते हैं हम देवनागरी में नहीं पढ़ पाते हैं, तो या तो आप इसे ट्रांसलिटरेट कर दे, या इस पूरी, क्योंकि इस पुस्तक में 60 कविताओं के सिवा हर कविता की डिटेलिंग है कि ये कविता कौन सी, कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। और उसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्च की चीजें हैं, जैसे बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, किरमिट शब्दावली है, तो हर एक शब्द का मैंने मीनिंग और उसका चित्र दिया है। तो उन्होंने बहुत अनुरोध किया कि आप इसको प्लीज ट्रांसलेट कराएं ताकि हम इसको पढ़ पाएं। तो मैंने इसको ट्रांसलेट भी कराया और ट्रांसलिटरेट भी कराया, क्योंकि वो हिंदी तो जानते हैं लेकिन देवनागरी नहीं जानते हैं। तो मेरी जो ये जो इंग्लिश की जो किताब है, इसमें दोनों चीजें हैं, मैं दोनों चीजें हैं। तो मेरे जो सारे विदेश के जो मेरे मित्र हैं वो इस बात से बहुत खुश हैं और बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आपने इसको इंग्लिश में पब्लिश कराया। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा। अर्चना जी, आपने जिक्र किया कि जब विदेश में गई तो वहां जाकर आपको यहाँ के कैरेक्टर्स याद आए, खासकर जो घर में मदद करते हैं काम की, आपने उनको लेकर कहानियां बुननी शुरू की। इसके अलावा किन चीजों पर आपका ध्यान लिखने में ज्यादा रहता है? आपके लेखन के प्रेरक बिंदु कौन कौन से हैं, बताएंगी क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा आपका सवाल बहुत अच्छा है, कई भाव आपने जगा दिए। आपको तो मालूम है मेरी अब तक 11 पुस्तक के भारतीय ज्ञानपीठ, राजपाल, वाणी और अंग्रेजी में रूपा पब्लिकेशन से पब्लिश हो चुके हैं। प्रभात से भी आया है मेरे 2 कहानी संग्रह, 1 अनुवाद। तो माधुरी जी, इसमें क्या होता है कि जैसे अलकनंदा सूत्र जो ये अभी वाणी से प्रकाशित हुआ, इसकी तो भूमिका, ये तो मेरा पहला ड्राफ्ट तो 2004 में मैंने लिख लिया था। तो ये मैं अपने पिताजी से प्रेरित हुई। मैंने देखा जो उस आपके पिताजी, मेरे पिताजी, जो वो उस पीढ़ी के लोग थे, जो वो अपने पहाड़ों से, उत्तराखंड के पहाड़ों से जब नीचे उतरे तो उन्होंने काफी लंबी छलांग लगाई। तो ये उसी मेटाफोर की तरह यूज है। तो इसमें अलकनंदा सूत्र, उन्होंने जो, देखो हर पीढ़ी में कोई हम छलांग लगाते हैं, लेकिन जो उस जनरेशन में थे, जो हमारे पिताजी और की पीढ़ी के जो युवक थे, उन्होंने जिन संघर्षों से, जो उन्होंने पढ़ाई करी, शहरों में आए, और जो वातावरण फिर हमें मिला और हमारे बच्चों को मिल रहा है, तो उसी में अलकनंदा सूत्र ये मैंने, तो ये तो मन में था कि पिताजी की जिंदगी से और उस पीढ़ी के जो वो युवक थे विशेषकर, वो मेरे जहन में थे और वो मेरे प्रेरणा का आधार मिले। कई बार किसी की कोई बात दिल में छू जाती है। कई बार जैसे मैंने तो समलैंगिक पर काफी लिखा है, गे रिलेशनशिप पर लिखा, ट्रांसजेंडर में भी मैंने काफी लिखा है। वागार्थ कथा देश में प्रकाशित हुई वो कहानियां। तो तो मैंने देखा कि डेनमार्क में मतलब उनकी एक्सेप्टेंस है थर्ड जेंडर की। डेनमार्क में जो यहाँ है वो केवल स्त्री पुरुष नहीं है, जेंडर वहां तक सीमित नहीं है।
यहाँ पर उसके बजाय जो ट्रांसजेंडर भी पूरी उनको जो है, गे लोग बहुत आराम से रहते हैं, तो उनके ऊपर मैंने लिखी है। और उसके बाद मैंने सिंगल मदर्स पर लिखी है कहानियाँ। और कई तो लोग, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका से एक लड़की का फ़ोन आया मेरे पास कि आंटी आप लिखती हैं, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत परेशान किया। जो उसने मुझे बातें बताई, मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए, अब तो भारत में नहीं है, भारत में लोग इतने लिबरल हो गए। वो अमेरिका में तो कइयों की आवाज़ बनना पड़ता है। फिर मैंने जब स्त्री विमर्श में जो कहानी संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ, हाईवे E47, तो मैंने एक आदिकाल से स्त्रियों का एक पेशा रहा है वेश्यावृत्ति का। तो जब मैंने वो स्टोरी लिखी, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी। मैं रेड एरियाज़, हर देश में रेड एरियाज़ है, रेड एरिया में गई मैं। रे तो मैंने कई जो वेश्या जो है, इसमें जो कॉल गर्ल्स है, जो वेश्या हैं, उनके इंटरव्यूज़ लिए। यहाँ मुझे तब मेरी आँखें खुली, मुझे पता चला डेनमार्क में सरकार से काफ़ी फैसिलिटीज़ है, उनके मेडिकल चेकअप होते हैं, जब वो 40 साल के बाद वो पैसा नहीं कर पाते, उनके लिए सरकार से घर मिलते हैं, उनको पेंशन मिलती है। तो पात्र तो अपने चारों तरफ ही है, काफ़ी रिसर्च भी करना पड़ता है, मेरी हर रचना में काफ़ी शोध होता है। तो मेरे ख्याल से समय, इस विषय में तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, समय की कमी है, तो यहीं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। हाँ आस्था, आप अपने लेखन के प्रेरक बिंदुओं का उद्घाटन करना चाहेंगी क्या? मतलब जरूर। पैतृक आशीर्वाद है जी, आपके पास लिखने के लिए, बिल्कुल। लेकिन आपका अपना योगदान, आपके परिवेश का योगदान क्या है, क्या समझती हैं? पहले नहीं समझती थी, मुझे यहाँ पे आके पता चला कि कई जो माता पिता के ही मित्र थे, उन्होंने कहा अरे तुम अपनी कविता सुनाओ, और मुझे इंट्रोड्यूस करते थे ऐसे कि ये ना लड़कियों पे, औरतों पे बहुत अच्छा लिखती है। तो अच्छा। मुझे लगा मैं तो सिर्फ लिखती हूँ, मैंने तो ये नहीं सोचा कि मैं औरतों के लिए लिखती हूँ या ऐसा कुछ। पर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने, शायद मैं स्त्री हूँ इसलिए, पर मुझे स्त्रियों के लिए बहुत कुछ महसूस होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे परिवेश में बड़ी हुई जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने जीवन में ऐसे पुरुष पात्र देखे हों जो अच्छे नहीं थे। लेकिन जो संवेदना है स्त्रियों के लिए, वो मेरे में बहुत अधिक है। कि जैसे अर्चना जी ने कहा कि उनकी आंखें खुली और उन्होंने देखा, तो मुझे स्त्री मन पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, सब स्त्रियों को ऐसे होता होगा शायद। लेकिन इसलिए मेरा जो सोर्स है, जो हम जिस उपन्यास की बात कर रहे हैं अस्तित्व की, उसमें स्त्रियां हैं, एक दादी है, एक माँ है, एक बेटी है, जो मुख्य पात्र की तरह उभरती हैं। और कोई भी गलत नहीं है, सब अपने अपने परिवेश के अनुकूल जी रहे हैं। जो दादी है वो कहती है कि तू नाम के बारे में इतना क्यों सोचती है, क्योंकि बच्ची प्रश्न करती है कि नाम क्यों बदल देते हैं, स्त्रियां का लास्ट नेम चेंज होता है, मैं नहीं चेंज करूंगी अपना नाम, ऐसी बातें करती है। तो दादी कहती है कि नहीं, मेरे को, उसको भी दादी का नाम नहीं पता होता और लगता है कि अरे दादी तो सिर्फ दादी हैं, जगत दादी। ऐसी ही मेरी एक कहानी भी है, उसका नाम जो जिसको सुधा ढींगरा जी ने प्रकाशित किया था अपनी पत्रिका में, और उसकी काफी तारीफ हुई थी। कहीं एक उसको अवार्ड मिला था जो मुझे याद नहीं, किसी उसमें, उसमें भी यही है कि वो स्त्री जो बहुत खुश है भाभी कहे जाने पर, जब उसकी एक अमेरिका से नंद आती है और वो कहती है ओ तुम्हें अपना नाम की क्या जरूरत है, चलो तुम तो चाहती हो भाभी ही कहलाई जाओ। तो वो अपने ऊपर प्रश्न करती है कि क्या मैं अपने नाम के प्रति बिल्कुल भी सतर्क नहीं हूँ। और ऐसी चीजें, ऐसा नहीं कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने, मैं ये सबको बताना चाहती हूँ बार बार कि जब हमारे बच्चों का नामकरण हुआ, मैंने अपना नाम नहीं बदला, आस्था नवल ही रखा। बहुत लोग जब यूएस आते हैं तो ग्रीन कार्ड वगैरह की वजह से नाम नहीं बदलते, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट बदलने पड़ेंगे। पर मेरी पहले से ही सोच थी कि नहीं, मुझे नाम से बहुत प्यार है। तो जब हमारा पहला बेटा हुआ, तो
उसका मिडिल नाम नवल है, हमारे दोनों बच्चों का मिडिल नाम नवल है, और उसके बाद अपने पिता का जो सरनेम है वो लगता है। तो मेरी माँ का जो रिएक्शन था वो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अरे तुमने नवल सोचा मिडिल नेम। पर मम्मी का रिएक्शन ऐसा था, वो मम्मी जो दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, और मैंने उन्हें हमेशा पढ़ाते हुए और ऐसे देखा, लेकिन जब उन्होंने वो सर्टिफिकेट देखा नाम का, तो एकदम मेरे पति से बोली, अरे भैया ऐसा क्यों कर दिया, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे। तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा ऐसा क्या कर दिया। लेकिन जो हमारे मानसिकता में बैठा हुआ है, जो हमें इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी नारी को बताया गया है कि उसका नाम आगे नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा, नारियां बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन एक अभी भी थोड़ा सा अवसाद रहता है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ रहता है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी दिखता है। और उसी के प्रति सचेत होते हुए मेरा रचना कर्म अधिक चलता है। जो बात आप कह रही हैं आस्था, जी। ये आधुनिक सोच है। जी। आज की लड़की ऐसा सोचती है कि मैं अपना सरनेम क्यों बदलूं। लेकिन जी। बात सिर्फ सरनेम की नहीं है। बहुत बिल्कुल। से प्रांतों में पहला नाम भी शादी के बाद बदल दिया जाता है। जी। तो ये मेरी उसमें किताब में यही है कि उसकी हाँ, माँ का अच्छा, नाम बदला जाता है। हाँ, जी। तो उसमें यह है कि पूरा व्यक्तित्व तो दूसरा बन जाता है। तो बहुत से बिल्कुल। पुराने लोग जो आपके पुराने वाकिफ हैं, वो पहचान नहीं पाते कि ये वही व्यक्ति है, क्योंकि जी। पहला नाम भी बदल गया, दूसरा नाम भी बदल गया। तो ये कौन सा व्यक्ति है जिससे हम मिले नहीं हैं? सुषमा बिल्कुल। जी। एक हाँ मिनट जी। छोटा सा वो कहना चाहूंगी। मेरी एक सहेली थी स्कूल में, जो अपने एज से ज्यादा फैशनेबल और मॉडर्न कही जाने वाली थी, कि जैसे ही वो स्कूल में आती थी सब लड़के देखने लगते थे आज वो आ गई। हम्म, पर उसके जो पिताजी थे उनको ये बात शायद पता थी कि काफी आकर्षक है वो। हम्म, उन्होंने 12वीं होते ही उसकी शादी कर दी। और अचानक मुझे, जब मैं अब मास्टर्स कर रही थी, वो कहीं मिली सड़क पर, मैंने उसको 2-3 बार आवाज लगाई, उसने मुड़ के नहीं देखा। मैं भाग के उसके पास गई और उसने बोला, अरे मैंने कहा मैं इतनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ, सुना नहीं तूने। तो एक्चुअली मेरा नाम बदल गया ना। और वो ऐसा धक्का लगा था। उसने तो बहुत सहजता से बोला, लेकिन पता नहीं उसकी वो वाली पीड़ा जो कभी शायद उसे हुई या नहीं हुई, मुझे नहीं पता, नहीं लेकिन हुई मुझे होगी, बहुत हुई। नहीं हुई होगी। होती तो उसके तेवर बदले होते जरूर। पता नहीं, इतने साल हो गए थे उसकी शादी को, 5-6 साल शायद एक्सेप्टेंस हो गई, जो भी था, बट हाँ, मुझे बहुत चलिए। खला। बुरा लगा। हाँ जी। तो माधुरी जी, सुषमा जी। आपने मेरा नाम लिया, मैं फिर से। तो आपने, मुझे लगता है जो प्रश्न दीप्ति जी को किया था, या तो प्रेरक बिंदु की बात है या हम्म, ट्रांसलेशन की बात चल रही है। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये मेरा पहला इंग्लिश का जो पोइट्री का है। मैं हिंदी और इंग्लिश को हिंदी की कविताओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करती, और इंग्लिश की कविताओं, और इसी तरह मेरे लेख जो हैं, अगर इंग्लिश में लिखे हैं, जो आर्टिकल्स या कोई भी, वो इंग्लिश में ही रहते हैं। कोई कोई अपने मेमोयर्स या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो जो हिंदी में लिखती हूँ वो हिंदी में ही होते हैं। बहुत कम ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब किसी कविता को अगर ट्रांसलेट कर दो, तो मैं समझती हूँ कि उसके जो भाव होते हैं वो बदल जाते हैं, वो वही नहीं रहते। इसलिए मैं ट्रांसलेट नहीं करती। कभी मैं हिंदी की कोई कविता डालती हूँ तो मेरा अमेरिकन, जो कि मेरा यहाँ सर्कल है, क्योंकि मैं एज एन असिस्टेंट प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ, कॉलेज में भी मैंने एज एन एडजंक्ट लेक्चरर पढ़ाया है, तो बहुत बड़ा सर्कल है अमेरिकन का। अगर वो कहेंगे कि सुषमा कैन यू प्लीज ट्रांसलेट इट, फिर मैं उनकी रिक्वेस्ट पर करके डाल देती हूँ। तो फिर कई बार लिख देती हूँ कि कोशिश कर रही हूँ, तो आई होप मीनिंग इज कन्वेड। तो अब आपने, जो आपने प्रेरक बिंदु की बात कर रही हैं माधुरी जी, जैसे मैंने कहा कि मैंने
प्रकाशित होने के लिए नहीं लिखा, डायरियां, पन्ने, नोटबुक पे जहाँ क्लास में बैठे हैं जो भी अगर किसी की कविता पढ़ी वैसे भाव आ गए तो लिखने की कोशिश की। इंग्लिश की क्लास में बैठे इंग्लिश का लिख दिया। लेकिन जब उसको ये खोसला जी को आपको म्यूट करना पड़ा। लेकिन जब उसको प्रकाशित करने की कोशिश की है तब तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करके अब ठीक करके भेजने की कोशिश होती है। लेकिन जो मेरा प्रेरक बिंदु है, मैं कहूंगी एक जीवन की यात्रा है मेरे लिए, कि खुशी, गमी, दुख, सुख, परिवार, शहर, देश, जहां जहां जो जो बदला उसके हिसाब से लिखा गया। और अगर कुछ दिखता, जैसे कहते हैं कि काले बादल के पीछे चांदनी या चांदी की किरण को ढूंढने की चाह रही हमेशा, जो भी दिखा उसमें से बाहर निकल कर एक सृजनात्मक, या जिसको कहते हैं बिल्कुल एक पॉजिटिव एंडिंग, सकारात्मक लेकर ही उसको लिखने की कोशिश की है। और मैं इसमें, जैसे मेरे पति जो कि एक साइंटिस्ट हैं, जो कि जिनका लेखनी से कोई कोई लेना देना, कविता से कोई लेखनी से है, रिसर्च करी है, लेकिन कविता से कोई लेना देना नहीं। अगर उनको अभी भी कोई कविता लिखकर सुनाती हूँ तो पहले कहें ये ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये मेरे जो भाव है ये इस तरह ही है। तो लेकिन उनका मुझे सपोर्ट पहले दिन से रहा। तो इसलिए मेरे जो प्रेरक बिंदु हैं, जीवन की यात्रा, जीवन के जितने अनुभव हैं, जैसे कि सभी कवियों के होते हैं, और अपनी तरफ से कोशिश होती है कि उनको सही जगह पर लिख कर उसको प्रस्तुत किया जाए। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी धूप में अधिकतर कविताएं वो ही हैं जो अपने अनुभवों के बीच में, जो कि सुख में दुख में, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो मैं 4 पंक्तियां, एक कविता जो कि मैंने कोविड के टाइम पर लिखी थी, हाँ जी, जरूर माधुरी। सुनाइए। हाँ, हाँ जी। सुनाइए। तो पूरी कविता नहीं पढ़ूंगी क्योंकि लंबी हो जाती है जब आप पूरे भाव देना चाहते हैं। तो मैं, हाँ बिल्कुल, 144 पेज पर है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे जब भी मैं ये लोगों ने मैंने जब भी मुझसे कविताएं मंगवाई हैं, उन्होंने इतनी अच्छी समीक्षा की है, इतनी मुझे प्रोत्साहित किया है कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि क्या मैंने इसमें ऐसा लिखा था जिसको आप इस तरह ले रही हैं। मैं सच बोलती हूँ। तो बहुत ज्यादा हौसला बढ़ा और मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया उन लोगों ने। तो ये है इसका है टाइटल, शीर्षक इस कविता का, अनुत्तरित स्थिति कोविड के समय। हम्म। तो इमारतें विशालकाय और आलीशान, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में रहती थी, पिछले वर्ष 1.5 साल से न्यू जर्सी मूव किया है। इमारतें विशालकाय और आलीशान हो गई हैं कितनी खाली व परेशान। 60% लोग मैनहट्टन छोड़कर सबर्ब में चले गए थे, बहुत कुछ बंद था। तो इमारतें विशालकाय और आलीशान हो गई हैं कितनी खाली व परेशान, ऊंची थी मगर अब दिखती है बौनी सी, ऊंची है मगर अब दिखती है बौनी सी, इन सबको हे प्रभु मैं कैसे देखूं। जी। खिड़कियों से झांकती शीत धूप, शून्य में अस्पष्ट बिखरते हुए स्वर, आवाजों को तरसते हुए कान, प्रतिवेश में स्वर को मैं किधर देखूं। और इसका जो अंतिम बंद था, जैसे मैंने कहा कि उस नेगेटिव सिचुएशन से, उस नकारात्मक सिचुएशन से, उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए फिर अंतिम बंद जो है कि प्रार्थना करूं जोत प्रतिदिन मैं जलाऊं, प्रार्थना करूं जोत प्रतिदिन मैं जलाऊं, सर्वस्व विश्व को कर समर्पित करूं मैं नमन, समस्त विश्व को कर समर्पित करूं मैं नमन, विश्वास और आशा करें स्वस्थ हों सब रहें प्रसन्न, मुस्कुराते चेहरे शीघ्र
निर्मल रोशन ही देखूं, मुस्कुराते चेहरे शीघ्र निर्मल रोशन ही देखूं। बहुत मैं सुंदर। निर्मल रोशन, जैसे आपने माधुरी जी हाँ, कहा कि मैंने मंच बनाया, ये मेरे माता पिता का नाम है। निर्मला मेरी माता जी का नाम और रोशन लाल मेरे पिताजी का नाम। और जैसे आस्था नाम की बात करती हैं, तो मैं सच कहती हूँ कि छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, नया नाम लेना, लेकिन उसका भी अपना अनुभव और जो होते हैं उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अभी समय नहीं है। लेकिन मैं निर्मल रोशन का जब भी मंच का कोई भी कार्यक्रम करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे माता पिता मेरे साथ हैं और उनका आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे साथ है। मैं उनके नाम से जुड़ी, उनके नाम से मुझे बहुत लोग जानते हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा। और अब आप चारों में से जल्दी से आखिरी टिप्पणियां करना चाहें अपने बारे में, अपने लेखन के बारे में, अपनी रचनाओं के बारे में, तो एक एक कविता, मिनट की टिप्पणी आप लोग कर सकते हैं। 4 लाइन कविता की सुना दूं? हाँ जी, जरूर बोलिए। हाँ जी। बहुत कम समय में सुनाऊंगी। हाँ। देखिए, जो मेरा गिरमिट पर जो शोध है, तो ट्रिनिडाड की ऊपर ये कविता है, और उसमें वहाँ अंग्रेजों की कूटनीतियों के बारे में है कि कैसे उन्होंने एक फोटोग्राफर को हायर किया हुआ था, और वो जो कुली वुमेन होती थी उनकी पूरे जेवर कपड़ों में लाद के फोटो खींच लेते थे, और वो पोस्ट कार्ड पर छाप देते थे, और वो पोस्ट कार्ड श्रमिकों को देते थे कि आप भारत भेजें वो पोस्ट कार्ड। और तो वो देखकर भारत में जो प्रतिक्रियाएं होती थी कि अरे वाह, वहां तो बहुत आराम से रह रही हैं, यहाँ हमें पेट भर के रोटी नहीं मिल रही है। तो उस पर ये कविता है, फटाफट पढ़ देती हूँ। पार्वती कहती थी, चीनीदाद जाना है मुझे भी बापू। रमिया का पोस्ट कार्ड आया है वहां से, खूब गहने कपड़ों में लदी है वहां की औरतें। और यहाँ क्या है, पेट भर रोटी भी नहीं, जेवर कपड़ा तो दूर की बात है। और एक दिन भाग गई पार्वती किसी के साथ, सुना किसी पंडित से बात कर रही थी पुलिया के नीचे। उसके बाद कोई खबर नहीं। एक दिन आया पार्वती का भी वही रंगीन पोस्ट कार्ड, लेकिन इबारत आंसुओं से भरी। सब झूठ था बापू, सब झूठ। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत, मार कुटाई अलग, पेट भी नहीं भरता, सरदरवा हाथ भी लगा देता है जहां तहां मुंह झोसा। बापू सबको कह दे, फा, फाड़ कर फेंक दे या पोस्ट कार्ड, ये तो गोरन की चाल है भरमाने को। झूठी फोटो छाप दी है पोस्ट कार्ड पर, कोई मत जाना चीनीदाद, यहाँ की चीनी में है हमारी हड्डियों की खाद। कोई मत जाना चीनीदाद, चीनीदाद का मतलब ट्रिनिडाड। वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत, अच्छी, हाँ, बहुत सुंदर। संवेदनशील कविता है। माधुरी जी, मैं डॉक्टर सुषमा मेहता काफी बाद में मैंने ज्वाइन किया है, आपसे हाँ, लिंक मैंने मांगा था। हाँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, कुछ लिखती मैं रहती हूँ। 2 लाइन है, संवेदना मेरा स्वभाव याद तुम रखना। ये स्त्री के लिए है। संवेदना मेरा स्वभाव याद तुम रखना, तुम्हारा व्यवहार मुझे पत्थर भी बना सकता है। क्या तो बात है। ये जो हमारी सोच है, मैंने, हमारे यहाँ नाम बदलने की कोई परंपरा नहीं है। पापा मुझे बचपन में अलग नाम से पुकारा करते थे, मम्मी अलग नाम से। और घर में जो थे उन्होंने अपना अपना सुषमा कहने की बजाय अलग अलग नाम रखे हुए थे। शादी के बाद, विवाह के बाद जब मैं यहाँ आई, तो जो मेरा नाम निकला गया था, तो मेरी जो सास थी उनको पता चला, तो वो मुझे उसी नाम से पुकारने लगी, मोहिनी। और मैं कभी वो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर कहती थी नहीं, सुषमा है तो मैं यही बोलूंगी। तो मुझे लगता था नहीं, आप मुझे इसी नाम से पुकारो, कि अगर भीड़ में भी आपकी ही आवाज मुझे सुनाई देगी तो मुझे लगता है ये नाम सिर्फ मेरा है। तो मैं अपने आप को इस कनेक्टिविटी से जोड़ पाती हूँ, क्योंकि ये तो भावनाएं, विचार बहुत अलग अलग हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो मुझे उनके साथ वो कनेक्शन आज भी महसूस होता है। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा वो नाम शायद कहीं खो गया। धन्यवाद। नहीं, वो हर किसी का अपना आग्रह है। जी जी। बहुत से लोग समर्पण कर देते हैं बहुत सी चली आई रीतियों में। जी जी कुछ जी। लोगों के तेवर बागी हो जाते हैं, वैसे लोग बिल्कुल नाम सही। नहीं बदलते। हाँ अब जी। ये यहाँ पर सामान्य हो गया है, किसी जमाने में बागी रहे होंगे वो तेवर, लेकिन अब, माधुरी हाँ जी, माधुरी जी, इस विषय के ऊपर एक दिन अलग चर्चा करनी पड़ेगी। अलग चलिए चर्चा, ठीक अलग है, चर्चा यही बिल्कुल, सही। रखिएगा। करनी आज, पड़ेगी। बिल्कुल करनी हाँ, पड़ेगी, हमारे बिल्कुल करनी पड़ेगी। साहित्यकारों की मेरे भी रचना। अनुभव है इसके लिए। हाँ। ये हाँ, बिल्कुल आप कुछ अब, कहना मेरे भी चाहेंगी अपने 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 लेखन निजी हाँ के बारे विचार में? है मेरे भी। हाँ,
मैं आपने मुझसे कहा माधुरी जी कि नहीं, अर्चना अर्चना? जी से कह रही थी। अर्चना जी से पहले कह हाँ दीजिए। हाँ जी, मैं जी, बाद में कह। हाँ जी, हाँ, अर्चना अर्चना जी, जी, आपका यस, इस बारे में क्या हाँ जी, अनुभव है? किस बारे में? नाम बदलने के बारे नाम में के जो बात हो रही है, ऐसा देखिए, कुछ अनुभव नाम के हुआ? बदलने के, हाँ, मैं इसमें माधुरी जी, इसमें मेरे मेरे जो विचार है, मेरे पति ने मुझे अपना नाम दिया है, अब मैंने अपने पति को मैंने अपना नाम दिया है, और हम एक दूसरे को उन्हीं नामों से पुकारते हैं। और मैं अपनी वेरी बेटी गुड। को देखती हूँ, उसने अपने जनरेशन के हिसाब से वो अपने पति को अपने नाम से पुकारती जो उसने दिया है, और उसका पति मेरी बेटी को। तो ये तो भावना है, संवेदना है। मैं जिस नाम से अपने पति को बुलाती हूँ, उसमें प्यार है, नहीं, वो उसमें प्यार एक का अथॉरिटी नाम है। और है, और ऑफिशियल हाँ, नेम एक जिसको उसमें कहते नहीं, हैं बाकी लोग औपचारिक नाम, हम उस संदर्भ हाँ, की ना बात कर रहे औपचारिक हैं। हाँ, औपचारिक नाम तो नहीं है। और अभी मैं ये कहूँ, मैं तो डेनमार्क में रहती हूँ, जो कि बहुत लिबरल सोसाइटी है। यहाँ मेरे स्कूल के हर बच्चे के साथ उनकी माँ का भी सरनेम जुड़ा है, तो वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। नई और मेरी बात। जो भी बेटी का बेटा हुआ, उसने भी पैन्यूली सरनेम दिया है, पैन्यूली अच्छा, चौहान। हाँ, हाँ, उसने तो भी ये दिया है, अब तो ये तो माता अब पिता हाँ, दोनों के नाम जोड़ना, होने हाँ, चाहिए। वो हाँ एक जी, सहज स्वीकृत विधा हो गई। हाँ, तो हाँ, और बिल्कुल ये ना सही बिल्कुल। माधुरी जी, ये होना भी चाहिए। माँ भी तो होना वो भी भी चाहिए। उतना ही है, होना भी चाहिए। ये होना भी बदलाव चाहिए। होना चाहिए समाज हाँ, में। बदलाव आना पहले चाहिए। जो सर्टिफिकेट हाँ, वगैरह होते थे उसमें सिर्फ पिता का ही नाम होता था, अब हाँ, माँ का हमारे भी समय नाम, में हाँ, होता है। चलिए, इसी के अरे साथ हमारी आज की बैठक का समय। नहीं तो आपने 1 मिनट आपने कहा कि हाँ, हाँ जी, कर दे कुछ समाप्ति के लिए, हाँ, नहीं नहीं, कि यहीं पर बोलिए, आप समाप्त? कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर नहीं, कीजिए। हाँ जी, बस अपनी, हाँ जी, अर्चना जी आपका कुछ अपने लेखनी के बारे में कहना चाहती हैं कि मैं जंप कर जाऊं बीच में? नहीं, मेरा तो बस मैं यही कहूंगी कि मैं थोड़ी सी भाग्यशाली रही हूँ कि बड़े प्रकाशकों ने मेरी पुस्तक राजपाल, प्रभात, भारत वाणी, ज्ञानपीठ, उन्होंने प्रकाशित किया। अब तो हम वैश्विक विमर्शों की तरफ चल रहे हैं। अब हम स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, हिंदी साहित्य में विमर्शों की झड़ी लगी है। प्रवासी साहित्य भी एक अलग खेमा जुड़ गया है। अब हम इस सबसे परे, अब जो हमारे जो विमर्श हो रहे हिंदी साहित्य में, वो वैश्विक हो रहे हैं। हाँ बस इतना जी, ही बिल्कुल कहूंगी। सही कहा। हाँ, बहुत मैं, वैश्विक। हाँ जी, क्योंकि मैं आज सिर्फ कविताओं की ही बातें कर रही हूँ, तो मैं दो दो पंक्तियों से इसको सब अपना कहना चाहूंगी कि प्रकृति ही है जो मुझे प्रेरणा देती है। जहां जहां भी, यहाँ बैठकर भी हम जब मौसम बदलता देखते हैं, तो एक चांदनी की चादर है कि आओ आज आसमान को ही लपेट लें अपने चारों ओर। जैसे आपने वैश्विक कहा, इस छोटे से दृश्य को हम्म, लेकर नहीं, आओ आज आसमान को ही लपेट लें अपने चारों ओर, उसी की चादर में पांव हम भी फैला लें अपने, यस, उसी की बहुत अच्छा। चादर में हम भी फैला लें अपने। और इसका जो अंतिम की तरफ चलती हूँ कि कभी ओस की बूंदें छू लेंगी हमारा चेहरा हमारा, कभी यस, ओस की बूंदें छू लेंगी चेहरा हमारा, कभी सूरज की तपश हमें भिगो देगी सर से पांव तक, कभी सूरज की तपश हमें भिगो देगी सर से पांव तक, निशा के आने से पहले, निशा के आने से पहले क्यों ना हम चांद खोज लें, क्यों ना हम चांद खोज चांद लें, खोज ले। यस, लपेट चांदनी की चादर, लपेट चांदनी की चादर, चांदनी की हम चादर। मुंह ढक सो जाएं, हम मुंह ढक सो जाएं। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं बहुत अपनी सुंदर तरफ सुषमा से जी, जो कहना आपकी चाहूंगी। रचना तो बहुत मुझे अच्छा हमेशा से रहा बहुत आज पसंद है। का, हाँ, आज की आप सब जो लोग बहुत बैठक रही, सराहते हैं। सबने हाँ जी, इसको सार्थक बनाया है। और आगे भी हम इसी तरह रूबरू होकर आपसी संवाद को जारी रखें। इसी बिल्कुल। नोट के साथ आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। फिर बहुत मिलेंगे, बहुत धन्यवाद। फिर धन्यवाद। जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुभम धन्यवाद। भविष्य। विश्वग्राम है यस, अब तो। सभी को धन्यवाद। अर्चना जी ने बहुत बहुत जैसा कहा, हाँ, धन्यवाद कि माधुरी जी। वैश्विक दृष्टि है, तो ऐश्वर्य, हाँ जी। तकनीक ने हमें जोड़ दिया है। यह भी हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि रात और दिन की दूरी होते हुए भी हम रूबरू हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, बहुत 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 ही आपको धन्यवाद बधाई। आद्यांत्रा का, माधुरी जी का, स्वाति सुबोध जी पर्दे के पीछे रही, पर अब उनका भी प्रकट बहुत हो बहुत जाइए धन्यवाद। स्वाति जी थोड़ी देर के लिए। सभी अगर सभी और को सभी को। अर्चना स्वाति, जी और दीप्ति जी से पहली बार मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा आस्था, लगा आस्था जी सभी से मिलकर। हाँ जी, जी अर्चना अच्छा जी, लगा। दीप्ति और माधुरी जी और आस्था, आपको फिर से बधाई, आपका पहला उपन्यास। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। बधाई और सुषमा धन्यवाद। जी और आपकी मैं आपकी बताना समीक्षा चाहूंगी में कि हम जो लोग इसकी यूएसए में समीक्षा हैं, भी छाप रहे हैं। जी, हाँ जी आस्था, सॉरी, रूपा नहीं जो नहीं, पत्रिका है, आस्था हाँ जी, के उपन्यास और अर्चना पैन्यूली जी के उपन्यास के साथ साथ दीप्ति जी के शोध ग्रंथ पर और आपकी भी रचनाओं पर हम समीक्षात्मक लेख छाप रहे हैं। तो उसमें भी पढ़िए और देखिए कि लेखकों ने जो कहा अपने लेखन के बारे में, पाठकों की या समीक्षकों की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभम भवतु आस्था जी और बहुत सुबोध जी। बहुत। चलिए मैं बंद कर रही हूँ, विदा लेते हैं। हाँ। जी नमस्ते। किया